गाइस देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो अलग अलग तरह से यूज़ होती है। कई बार किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो कई बार उसी के साथ में थर्ड फॉर्म लग जाती है और इसी तरह से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ पाता है कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ऐसी तो काफ़ी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिससे हम डूडस की बात कर सकते हैं, वॉज वर की बात कर सकते हैं, हैज़ की बात कर सकते हैं। बट आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कवर किया हुआ है इज ए मार का पार्ट। मतलब आज हम देखेंगे कि इज ए मार को अलग अलग तरह से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कई बार अगर कोई आर्टिकल पढ़ा हो या इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि कई बार इज ए मार के साथ में अलग अलग तरह की या तो मेन वर्ब यूज़ होती है, या फिर कभी थर्ड फॉर्म लग रही होती है, कभी बिंग लग जाता है और इसी वजह से हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। हमें समझ ही नहीं आ पाता है कि क्या इसका मीनिंग होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इज ए मार को हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इज ए मार प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको इसमें कोई भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं करना है, मीन्स नो मेन वर्ब। ओके आपको इसमें मेन वर्ब नहीं लगानी है। अब मेन वर्ब नहीं लगेगी तो फिर आपके सेंटेंस किस तरह से बनेंगे ये भी आपको समझना है। हम ये देख लेते हैं कि जो इज एम आर है, इनका जो हिंदी होता है वो होता है हूँ या फिर हो। अब ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें है हूँ हो आ रहा है प्लस कोई मेन वर्ब नहीं है, आप उसे इज एम आर में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। या फिर मैंने कहा कि वह यहाँ है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज हियर या फिर शी इज हियर। टेबल पर एक बुक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर एक बुक है। आपको करना यह है कि इसके आगे आपको लगा देना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने कहा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। या फिर अगर आपको बोलना हो कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। या फिर हमारा सेंटेंस हो सकता है कि यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स हियर। देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स हियर। कोई वहाँ है, समवन इज देयर, समवन इज देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, आप उसमें इज एम आर लगाकर, ऑब्जेक्ट लगाकर आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में आप देयर का यूज़ करेंगे और कई बार आप पर्सन लगा देंगे, डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस किस तरह का है। गाइस, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा इज एम आर के साथ में आपको आई एन जी दिख रहा है। इसका जो हिंदी होता है वो होता है रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर होगा क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे वह पढ़ा रही है तो हम सिंपली बना देते हैं शी इज टीचिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वर्ब में आईएनजी यूज़ कर दिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। वह लिख रही है तो शी इज़ राइटिंग, वह सो रहा है तो ही इज़ स्लीपिंग, वे काम कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग, वे टीवी देख रहे हैं तो दे आर वॉचिंग टीवी। तो ये तो आपको क्लियर होगा कहाँ आपको आर लगाना है, कहाँ एम लगाना है और कहाँ इज लगाना है। तो वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। तो ये भी क्लियर हो गया कि जब किसी इज एम आर के साथ में आईएनजी लग रहा है, ओनली आईएनजी, तो वहाँ पर वो जो मीनिंग देता है वो रहा है, रही है का देता है, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिया आई एम अ टीचर, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉन्टिन्यूस में आई एम टीचिंग। ये देखिए, ये हमने इसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है इज एम आर बिंग एंड आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, तो इसका मीनिंग भी अलग रहेगा। तो इसकी अगर हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है, ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं, पैसिव वॉइस आपने पढ़े हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। लेकिन अगर आपको इज एम आर के साथ बिंग दिख रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, मतलब आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है।
इसी के साथ अगर आपको बिग नहीं दिखता है और इज एम आर के बाद में आपको डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको इज एम आर दिख रहा है, साथ में अगर आपको V3 दिख रहा है, सो गाइस ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस का कहलाता है। ओके तो आप इज एम आर देखेंगे कि इज एम आर पैसिव वॉइस में एक तो ये टेंस में यूज होता है जो कि है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इज एम आर बिंग V3 ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे पैसिव वॉइस के हैं। तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं कि अगर आपको इज एम आर के साथ बिंग V3 दिख रहा है मतलब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इज एम आर के साथ आपको V3 दिख रहा है तो भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि इंग्लिश बोली जा रही है, तो इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन। लेटर लिखा जा रहा है तो लेटर इज बिंग रिटन, ओके लेटर इज बिंग रिटन। खाना बनाया जा रहा है तो फूड इज बिंग कुक्ड, फूड इज बिंग कुक्ड। क्लियर। तो किसी काम को किया जा रहा है तो इज एम आर बिंग एंड V3 किया जा रहा है। यहाँ पर हम काम सिर्फ कर रहे हैं बट यहाँ पर किया जा रहा है जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, बट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा कि इज एम आर इधर यूज होता है। गाइस हम इसी के साथ में देखते हैं कि इज एम आर के साथ में टू एंड बी लगा है एंड V3 लगा है, तो इज एम आर टू बी एंड V3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ इसका जो हिंदी है वो है किया जाना है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी किसी काम को करना बाकी है, अभी किसी काम को किया जाना बाकी है। जैसे मैंने कहा इस रूम को साफ करना अभी बाकी है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। आपको टू बी के बाद में V3 लगाना है। खाना बनाया जाना अभी बाकी है या खाना बनाया जाना है, तो आपका सेंटेंस बनेगा फूड इज टू बी कुक्ड, फूड इज टू बी कुक्ड मतलब खाना अभी बनाया जाना है। ओके या फिर आपको बोलना हो कि अभी कपड़े धोए जाने हैं मतलब अभी धोए जाने के बाद या धोना बाकी है, तो आपका सेंटेंस बनेगा क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड। दिस टॉपिक इज टू बी टॉट मतलब यह टॉपिक अभी पढ़ाना बाकी है, यह टॉपिक अभी पढ़ाया जाना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा दिस टॉपिक इज टू बी टॉट। तो ये भी पैसिव वॉइस में ही आ जाता है, लेकिन इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से निकलता है कि यह भी किया जाना है या फिर इस काम को भी किया जाना बाकी है। इसी तरह से कैसे आप देखेंगे इज एम आर के साथ में V3 लग रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस का है, इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है किसी काम को किया जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश इज स्पोकन, लेटर लिखा जाता है लेटर इज रिटन, गाना गाया जाता है सॉन्ग इज संग। ओके क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। हाँ इसके अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपको समझने के लिए पैसिव वॉइस के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, बट अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब को समझना कि कैसा हेल्पिंग वर्ब अलग अलग तरह से यूज होती है। तो हमने यहाँ क्या देखा इज एम आर के साथ V3 लग रहा है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया और इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपने इज एम आर को यूज़ किया विद ऑब्जेक्ट, इज एम आर को ING के साथ, इज एम आर बिंग V3, इज एम आर टू बी एंड फिर V3, इज एम आर V3। तो ये सारे मीनिंग्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसी के अलावा गाइस एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से है जिसमें आपको लगाना है इज टू, एम टू या फिर आर टू। अब देखिए इन सभी के साथ में V1 आएगा। अब अगर इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है वाला है, वाली है या फिर वाले हैं। जनरली आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि वह यहाँ आने वाला है या फिर वह इंग्लिश सीखने वाला है, वह पढ़ाने वाला है, वह तुम्हारी मदद करने वाला है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस हमें बनाना हो जिसमें वाला है वाली है आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ करके हमें V1 लगा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम यहाँ आने वाला है, ओके तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा
राम इज, अब देखिए राम के साथ हमने इज लगा दिया, अब हमें लगाना है टू, तो राम इज टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राम इज टू कम हियर। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि इसके साथ में टू लगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है। इसके पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके साथ में हमने इज टू लगाया था, बी लगाया था एंड वी सी लगाया था, जिसका मीनिंग पूरी तरह से डिफरेंट था जो भी हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा। गाइस उसी तरह से मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम टू गो देयर। देखिए आपका सेंटेंस बना आई एम टू गो देयर, मतलब मैं वहाँ जाने वाली हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको बोलना हो वह पढ़ाने वाला है, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा ही इज टू टीच। तो देखिए ही इज टू टीच मतलब वह पढ़ाने वाला है, तो आपको ये भी समझना है कि इज टू एम टू आर टू मतलब होता है वाला है, वाली है, वाला है। सो आई होप गाइस ये आपको छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स एंड विद डिफरेंट मेन वर्ब्स, ओके, जिससे उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये एक पार्ट 1 था, अभी और भी ज़्यादा यूजेस है और सारी हेल्पिंग वर्ब्स के इसी तरह से यूज़ होते हैं जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में लेकर आऊँगी।